फ्रेंड्स, मैं स्मृति आपका अपने YouTube चैनल टेक्नो आर्ट मेड इजी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं षडांग की। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने बात करी थी कला के मूल तत्व की, फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स की, जिसमें हमने लाइन, कलर, टोन, टेक्सचर इन सब के बारे में पढ़ा था। फ्रेंड्स, मैंने आर्ट फंडामेंटल के डिटेल वीडियोस बनाए थे। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि षडांग किसे कहते हैं, षडांग के कितने अंग होते हैं और षडांग का चित्रकला में क्या महत्व है। ये सारी बातें आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि षडांग किसे कहते हैं। षडांग का उल्लेख सबसे पहले पहली शताब्दी में वात्स्यायन ने अपने द्वारा रचित ग्रंथ कामसूत्र में किया था। इस कामसूत्र में उन्होंने प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय में आलेख के बारे में बताया था। आलेख जिसे चित्रकर्म भी कहते हैं। इसमें उन्होंने चित्रकला के 6 अंग बताए थे। और अगर हम एक और बात बताते हैं आपको, तो आलेख कामसूत्र में बताई गई 64 कलाओं में से एक थी। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा जाता है कि आलेख किसे कहते हैं, या 64 कलाओं में से आलेख है कि नहीं है। इस प्रकार से घुमा के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हम साथ में पढ़ते रहेंगे तो हमें आसानी रहेगी। फिर जो 11वीं शताब्दी थी, 11वीं शताब्दी में पंडित यशोधर ने जय मंगला नाम से इसकी एक टीका ग्रंथ रचा था, जिसमें उन्होंने इस षडांग के बारे में विस्तृत चर्चा करी थी। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि षडांग के कितने अंग होते हैं। षडांग के मुख्य रूप से 6 अंग होते हैं। इन 6 अंगों को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो श्लोक है इसको हम अच्छे से याद कर लें, जिससे इन 6 अंगों को समझने में और याद करने में आसानी रहेगी। ये श्लोक है, रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडांगकम। इसमें चित्रकला के 6 अंग बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है रूप भेद, जिसे हम कहते हैं नॉलेज ऑफ फॉर्म। सेकंड नंबर पे आता है हमारा प्रमाण, जिसको हम बोलते हैं प्रपोर्शन। थर्ड नंबर पे आता है हमारा भाव, जिसको हम बोलते हैं फीलिंग। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा लावण्य योजना, जिसे हम बोलते हैं ब्यूटी और एलिगेंस। 5th नंबर पे आता है हमारा सादृश्य, जिसे हम एनालॉग और सिमिलरिटी भी बोलते हैं। 6th नंबर पे आएगा हमारा वर्णिका भंग, जिसे हम कहते हैं यूज ऑफ ब्रशेस एंड कलर्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रूप भेदा क्या होता है। जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा है कि रूप भेद, रूपों में भिन्नता, एक आकृति की दूसरी आकृति से भिन्नता। जब हम चित्रकला में जब कोई हम आकृति बनाते हैं तो एक आकृति का दूसरी आकृति से जो अंतर होता है उसको देख के उसकी चारित्रिक गुणों की विशेषताओं के आधार पे जब हम उस चित्र को बनाते हैं और उसमें जब डिफरेंस करते हैं तो उसको हम कहते हैं रूप भेद। उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे कि अगर हमने एक राज दरबार का चित्र बनाया है तो उसमें अगर हमने राजा बनाया, रानी बनाई, दासी और उसके सैनिक बनाए, तो उन सब के रूप में जो भिन्नता होगी उसको हम कहेंगे रूप भेद। अगर हमने राजा बनाया है तो राजा का चेहरा, राजा के चेहरे में जो शान और वो जो राजसी वैभव वो सब दिखना चाहिए। तो ये जो चारित्रिक विशेषताएं भी होती हैं वो रूप को डिस्क्राइब करती हैं। ये जो अंतर होता है ये हम रंगों, तान, कलर्स के द्वारा और जो वैल्यू, इन सब का यूज़ करके ये हम डिफरेंस दिखाते हैं, तब हम उसको कहते हैं रूप भेद। सपोज अगर हमने एक चित्र बना दिया जिसमें एक आदमी बंदूक को पकड़े है। अगर हमने ये सिंपल चित्र बनाया है एक, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सैनिक है, ये चोर है, ये डाकू है या कोई है। पर अगर हमने उस चित्र में उसको सैनिक की वेशभूषा में बना रखा है तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये एक सैनिक है। तो ये जो रूपों की जो भिन्नता होती है, जिसमें बाहरी और आंतरिक ये दोनों प्रकार की जो विशेषताएं जब हम लाते हैं चित्र में और जब भिन्नता उत्पन्न होती है तो उसको हम कहते हैं रूप भेद। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो रूप भेद है उसको ग्रंथों में भी
कैसे बताया गया है, तो जो उत्तर पुराण है उसमें उन्होंने 4 प्रकार के रूप के बारे में बताया है, सत्य, वैदिक, नागर और मिश्रित। मानसोल्लास है जो सोमेश्वर द्वारा रचित है, उसमें उन्होंने 5 प्रकार के रूप बताए हैं, जिसे विद्ध, अविद्ध और भाव, रस, धूली। तो ये क्वेश्चंस भी हमें लर्न करने रहेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने प्रकार के रूप बताए हैं या मानसोल्लास में कितने प्रकार के रूप बताए गए हैं। थोड़ा पिक्चर से और क्लियर करते हैं हम रूप भेद को। ये अजंता का चित्र है, गुफा नंबर 1 का, पद्मपाणि बोधिसत्व का। इसमें भगवान बुद्ध को बीच में स्थान दिया गया है और उनकी आकृति को थोड़ा सा लंबा बनाया गया है अन्य आकृतियों से, जिससे उसमें उनके हाथ में पुष्प दिया है लिली का, और उसके आसपास जो आकृतियां बनाई हैं जिसमें म्यूजिशियन हैं, प्रिंसेस हैं और मंकीज वगैरह हैं, बर्ड वगैरह हैं, तो ये सारे उनके आसपास बनाए गए हैं, जिसमें से अगर हम मेन आकृति देखें तो रूप में जो भिन्नता है ये यहाँ पे प्रदर्शित होती है, क्योंकि भगवान बुद्ध को बीच में बनाया गया है और उनकी आकृति विशाल बनाई गई है। हमें पता चल रहा है कि मुकुट भी लगाया हुआ है कि एक राजा का चित्र है, उनको एक राजा के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ श्री कृष्ण का चित्र है मिनिएचर का। इसमें भी श्री कृष्ण के रूप में भिन्नता, और जो उनके बगल में बैठी हैं रानी राधा हैं और आसपास जो दासियां हैं उनके, क्योंकि चारित्रिक विशेषताओं के आधार पे देखें तो जैसे जो दासियां हैं वो उनको पंखा ढुला रही हैं और आसपास जो कुछ उनके चरण दबा रही हैं, उनके नीचे भी बैठी हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो रूपों में भिन्नता दिखाते हैं जब पिक्चर में, तब हमें पिक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। अगर हम यहाँ पे एक झुंड जैसा ही बना दें तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कहाँ कि सारी आकृतियों के अगर एक ही कलर हो, सबको एक जैसा ही एक समान बना दे तो उतनी चित्र में सुंदरता भी नहीं होती है। तो जो रूप भेद होता है उसके द्वारा हम सुंदरता भी पैदा करते हैं और चित्र को अपना अट्रैक्टिव भी बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमाण। प्रमाण अर्थात प्रपोर्शन, वस्तु आकृतियों की उचित नाप, उनका लंबाई चौड़ाई, उनकी सीमा, अनुपात, ये सारी बातें आती हैं प्रमाण के अंतर्गत। अनुपात के उचित ज्ञान को ही प्रमा नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक रूप का अपना एक निश्चित प्रमाण होता है। ये प्रमाण उसके गुणों के आधार पर भी निर्धारित होता है। चित्र सूत्र के अनुसार पुरुष आकृतियों को विभिन्न माप बताए गए थे, जिसमें हंस, भद्र, मालव्य, रुचक, सशक सबके अलग अलग प्रमाण बताए गए हैं। प्रमाण में एक अंश ताल कहलाता है और ये जो एक ताल होता है वो 12 अंगुल के बराबर होता है। जैसे कुछ निश्चित प्रमाण निर्धारित किए गए हैं, जैसे हम देव मानव बनाते हैं जिसमें राम, कृष्ण, अर्जुन, तो वहाँ 10 ताल। जब साधारण मानव बनाते हैं तो 8 ताल, भयानक के लिए 12 ताल जैसे वाराह अवतार था, राक्षस उसके लिए 16 ताल जैसे रावण और कुंभकर्ण, कंस वगैरह, कुमार जिसमें गोपाल जिसके लिए 5 ताल। ये पिक्चर से देखते हैं। इसमें पहली पिक्चर में एक माता और पुत्र का चित्र है, इसमें भी उचित प्रमाण का प्रयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट है ये देवी का चित्र है, इसमें भी देवी को उच्च स्थान देके थोड़ा सा विशाल आकृति बनाई गई है अन्य आकृतियों से। तो ये सारी बातें हमारी प्रमाण के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भाव की। भाव मीन्स फीलिंग। अब हम पिक्चर बना तो लेते हैं, चित्र हमारा बन जाता है, सब रेखा, रंग, रूप सबका यूज़ करके चित्र बन गया, बट अगर चित्र में भाव नहीं है और जिस भाव से चित्रकार चित्र बनाना चाह रहा है अगर वो भाव उस चित्र में नहीं दिख रहे हैं तो वो हमारा चित्र पूर्ण नहीं माना जाएगा। अगर हमने दीनता का चित्र बनाना है या खुशी का चित्र बनाना है या उदासी का चित्र बनाना है, तो ये जो अलग अलग भावनाएं होती हैं ये जब हम पिक्चर में दिखाते हैं तो वो हमारा चित्र भावपूर्ण चित्र कहलाता है। अगर सपोज हमें वीरता का चित्र बनाना है और अगर हम उस पे जब हम चित्र बना दे रहे हैं और उस चित्र को देख के हमें ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि ये वीरता का चित्र है, तो वो हमारा चित्र असली चित्र नहीं कहलाता है। अब ये सारी बातें जो होती हैं ये आती हैं भाव के अंतर्गत। चित्र कला में भाव का विशेष महत्व है, भाव के बिना चित्र पूर्ण नहीं होता है। और ये जो भरत मुनि ने 8 प्रकार के रस और उनके कारक 8 स्थायी भाव माने थे, जैसे वीर रस है, शांत रस है, श्रृंगार रस है, रौद्र रस है। तो ये सारे रसों की जो ये सारे रस होते हैं इन सबों को चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करने में भी
भावों का ही विशेष महत्व होता है। चित्र को देख के हमें तुरंत क्लियर होना चाहिए कि चित्र में क्या भाव प्रदर्शित है। यहाँ हम देखेंगे जैसे राधा कृष्ण का ये चित्र है, इसको देख के हमें श्रृंगार रस, और नेक्स्ट पिक्चर अगर हमने देखी तो उसमें दिख रहा है मार धाड़ और लड़ाई हो रही है सैनिकों के बीच में, तो उससे हमें क्लियर होता है कि ये वीर रस का या रौद्र रस का, इस प्रकार की अलग अलग भावों से जब चित्र बनता है तो उसको हम कहते हैं भाव। तो कलाकार अपने चित्रों में भावों को प्रदर्शित करने के लिए भिन्न भिन्न रंगों का सहारा लेता है, विभिन्न तानों का यूज़ करता है। जब इस प्रकार से वह अपने चित्रों में अपनी कल्पना को, अपनी जो फीलिंग्स, अपने जो भाव प्रदर्शित करता है, तो वो वाला भाव भी चित्रकला में विशेष महत्व रखता है। भारतीय चित्रकला तो भाव से ही पूर्ण है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लावण्य योजना की। लावण्य अर्थात ब्यूटी। अब हमारा चित्र बन गया है, चित्र में आंतरिक सौंदर्यता के साथ साथ बाहरी सौंदर्यता भी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम खाना बनाते हैं और खाने में अगर नमक नहीं है तो हमारा खाना अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार लावण्य को भी नमक की संज्ञा दी गई है कि ये लावण्य किसी भी पिक्चर में, किसी भी चित्र में बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब चित्र हम देखते हैं अब एक नज़र में हमें सुंदर भी लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चित्र हमने देखा और हमें वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है तो वो चित्र भी हमारा अच्छा नहीं लगेगा। तो चित्र में लावण्य योजना अर्थात ब्यूटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे पिक्चर से देख के क्लियर होगा, ये बनी ठनी का चित्र है राजस्थानी मिनिएचर में, और ये एक और चित्र है। तो इस प्रकार के चित्रों को देख के जब हमें अचानक से बहुत अच्छा लगता है और जो इसकी चित्र का जो प्रेजेंटेशन होता है, चित्र को देखते ही जो आँखों को सुकून मिलता है, मतलब खूबसूरत लगता है एक तरीके से, तो उसको हम कहते हैं लावण्य योजना, ब्यूटी या एलिगेंस। अब हम बात करते हैं सादृश्य की। चित्रकला में वस्तु सादृश्य का भी विशेष महत्व है। जब हम कोई प्रतिकृति बनाते हैं तो उसके गुण भी मूल वस्तु के गुणों के साथ समानता स्थापित करते हुए होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें अपने पिक्चर में घोड़े का चित्र बनाना है तो वो घोड़े जैसा ही लगना चाहिए, ना कि वो गाय और बैल की तरह लगने चाहिए। अगर हम घोड़ा बनाना चाह रहे हैं तो पिक्चर में घोड़ा ही दिखना चाहिए। शरीर रचना के लिए भी चित्रकला में कुछ मानक बनाए गए हैं। जैसे अगर हम आँखों का चित्र आँखें बनाते हैं तो आँखें हमारे कमल और मृग नेत्र के समान होनी चाहिए। होंठ बनाते हैं तो वो कमल के समान। ऐसे नाक के लिए भी तोते की चोंच जैसी नाक, पुरुष की कमर के लिए सिंह की कमर जैसी, हाथ पैर के लिए कमल की पंखुड़ियों के समान, और स्त्री की कमर के लिए डमरू जैसा, कान के लिए गिद्ध के पंख के समान, और नथुने के लिए सेम के बीज की तरह। तो ये कुछ सादृश्यता जो है दिखाई गई है चित्रकला में। और ये सारी बातें जो भारतीय चित्रकला में अजंता एलोरा की गुफाओं में चित्र बने हैं और जो गुफा चित्र अन्य बने हैं, इन सभी में ये सादृश्यता का विशेष महत्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्णिका भंग की। रंगों का प्रभाव तथा मिश्रण, उनके प्रयोग की विधियां और तुलिका का ज्ञान, ये सारी बातें आती हैं वर्णिका भंग के अंतर्गत। कलाकार मुख्य रूप से चित्र बनाने में रंगों का विशेष रूप से प्रयोग करता है, क्योंकि रंगों के अभाव में चित्र हमारा उतना सुंदर नहीं लगता है। कला में मुख्य रंग 5 माने गए हैं, जिसमें सफ़ेद, काला, नीला, पीला और लाल। इन्हीं रंगों का प्रयोग करके अन्य रंग भी बनाए जाते हैं। चित्रकार को तुलिका का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। ये तुलिका घास से, रुई से और जानवरों के बालों से बनाई जाती है। तो और इन सारे जो तुलिका का अभ्यास भी कलाकार को निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे कि उसके चित्र और अधिक सुंदर बने। तो ये जो चित्रकला में षडांग हैं, इनका यूज़ भारतीय चित्रकला में हमेशा से होता आया है, और इन अंगों के ज्ञान के बिना या इन अंगों की अगर हमें महत्व नहीं पता होगा तो हमारा चित्र उतना सुंदर नहीं बनेगा। तो चित्रकला के इन 6 अंगों को मुख्य रूप से भारतीय चित्रकला की जान भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का षडांग के ऊपर वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा। और हर बार की तरह मैंने इस टॉपिक पे भी क्वेश्चनआयर तैयार किया है और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपको इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करने में आसानी रहेगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।